हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यूटन्स का 3 नियम था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये बताया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, कोई वेलोसिटी से वो चल रहा है, तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। मतलब इससे ये हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। या फिर कोई रुका हुआ है तो तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो इसको एज अ डिफाइन कैसे करेंगे? When a object is in rest, it want to be in rest, or when an object in motion, it want to be in motion until and external force is applied। मतलब कि कोई भी बॉडी रुका हुआ है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि अगर प्लेनेट जितना भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड घूम रहा है तो वो घूमता ही रह रहा है, कभी रुक नहीं रहा, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जिस दिन फोर्स लगेगा रुक जाएगा। मतलब बहुत सारा, जैसे अगर कोई सपोज कार इस तरह से ऐसे चल रहा है, भी वेलोसिटी से ये चल रहा है, तो ये आगे अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तब ये रुकता है। फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसके टायर को रोक देता है, इसी वजह से ये रुक जाता है, नहीं तो ये चलता ही रहता है। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। अब इसके बाद हम लोग पहले इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो अब हम लोग समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग समझते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। मतलब न्यूटन का 3 नियम है, 3 लॉ है। इसमें फर्स्ट लॉ हम लोग समझ लिए, सेकंड लॉ अब हम लोग समझते हैं। सेकंड लॉ न्यूटन का यही कहता है। सेकंड लॉ समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम समझ लेते हैं, तब ये लोग समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। मोमेंटम होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मास
v वेलोसिटी से चल रहा है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका चल रहा है वेलोसिटी इसका v है, तो इसका मोमेंट इसका अगर मास m है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका मास है 2m, तो अब ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मोमेंटम जो है, मोमेंटम को हम लोग p से लिखते हैं, p से, तो इसका मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2mv, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी है यही जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जीरो, तो मोमेंटम जीरो। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो, और कोई अगर v वेलोसिटी से चल रहा है तो मास इंटू वेलोसिटी। तो इतना ये था मोमेंटम। अब हम लोग समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ यही समझाना चाहता है कि फोर्स जो है वो फोर्स उतना, मतलब अगर फोर्स ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि मोमेंटम का रेट बढ़ने का जो रेट है वो क्या है, मोमेंटम किस रेट से बढ़ रहा है वो फोर्स होगा। जैसे अगर इसको हम लोग लिखना चाहें एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म, तब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं एम भी, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, तब इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये था। अब यहाँ से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट के आता है, और यहाँ से m हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो m कॉमन हो गया v माइनस यू बाई टी। अब हम लोग अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर याद होगा तो वहाँ हम लोग पढ़े थे कि v माइनस यू बाई टी जो होता है वो a के बराबर होता है। तो यहाँ से इसके बदले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे a भी तो लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे k और ये m और इसके बदले a नथिंग बट इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। और ये जो k होता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको न भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि k बराबर 1 और ये डायमेंशन लेस होता है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोगों को मिल गया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कहाँ से मिला, न्यूटन के सेकंड लॉ से मिला। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी तो न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। तो सेकंड लॉ समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ आ गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ न्यूटन का यही कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि एवरी एक्शन हैव या हैज, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ इसका? इसका यही मतलब हुआ कि जितना कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर सपोज ये बोर्ड मार्कर है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे पुश करेंगे तो जितना फोर्स इस बोर्ड पर मेरे हाथ के द्वारा लगाया जा रहा है उतना ही फोर्स ये बोर्ड हमारे हाथ पर भी लगाएगा। मतलब और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर अगर फोर्स लगा रहे हैं इस पर 5 न्यूटन का और ये यहाँ पर रेस्ट में है, तो ये बॉक्स भी इस जो भी यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ पे होगा उस पे भी ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा और बराबर फोर्स बराबर लगाएगा। ये अगर 5 न्यूटन लगा रहा है तो इसका रहेगा -5। डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यही था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे बहुत सारा इसका एग्जाम्पल बुक में मिल सकता है, एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ सकते हैं, बुक में तो दिया हुआ है। 3 लॉ था, ये तीनों लॉ को एक बार फिर से समराइज करके समझा देते हैं। फर्स्ट लॉ यही कहा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा। ये था कौन सा? फर्स्ट लॉ। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा। ये कौन सा लॉ था? फर्स्ट लॉ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। फिर सेकेंड लॉ क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इससे क्या हम लोग निकाले थे? फोर्स बराबर के एम वी माइनस एम यू बाई टी। यहाँ से क्या था? के का तो वैल्यू 1 होता है तो के नहीं लिखेंगे, एम वी माइनस यू और नीचे टी, तो यहाँ से आ गया एम और इसके बदले में ए होता है इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये क्या था? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये था सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ फिर था, थर्ड लॉ का रहा था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे अगर जितना फोर्स हम लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट रहेगा। जैसे इस बोर्ड को अगर 5 न्यूटन से पुश करेंगे तो बोर्ड भी हमको 5 न्यूटन से पुश करेगा, लेकिन इसका हमारा डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर रहेगा। बस इतना था। आशा करते समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स ये सब वहीं पे मिलेगा जो भी इसका होगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।